नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित शर्मा। छत्तीसगढ़ में लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। विवाद इसके आकार को लेकर है। पहले करीब 4000 वर्ग किलोमीटर के प्रस्ताव को केंद्र से अनुमति के बाद पिछले साल तकरीबन 1995 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तय किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते इसे लेकर नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो पाया। वही अब लेमरू एलिफेंट रिजर्व के आकार को कम करने पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। इतना ही नहीं, इस मामले में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, जिसमें यह मांग की गई है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्र कम ना किया जाए। इधर विपक्ष इसे लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा गजरात पर शुरू हुए इसी गदर को लेकर होगी। छत्तीसगढ़ में लेमरू प्रोजेक्ट के जो क्षेत्र है उसको घटाने का जो प्रस्ताव है उसके विरोध में अब छत्तीसगढ़ में कई विधायक सामने आ चुके हैं। इसमें प्रमुख नाम कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक लालजीत सिंह राठिया समेत कई और कांग्रेस विधायक ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। विधायक जो विवाद है, जो विधायक ने इस को लेकर के जो सीएम को पत्र लिखा है, इस पर अब विपक्ष भी कूद गया है। भाजपा ने इस मामले को लेकर भूपेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाद पर हल कैबिनेट में चर्चा कर निकाल लिया जाएगा। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर विस्तार से बात करें उसके पहले इससे जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व का रकबा कम करने के मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ लिया है। अहम बात यह है कि भूपेश सरकार को नाराजगी विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही विधायकों से सहनी पड़ रही है। कांग्रेस के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्र कम नहीं करने की मांग रखी है। जिन विधायकों ने मांग की है उसमें अंबिकापुर के विधायक और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हैं। बता दें कि लेमरू प्रोजेक्ट को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर के दायरे में समेटने का मामला है। हाथियों की समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले 2019 में जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरबा जिले के जंगलों को जोड़कर लेमरू हाथी प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इस प्रोजेक्ट को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। कई विधायक चाहते हैं कि 2019 में भूपेश कैबिनेट ने लेमरू हाथी रिजर्व का जो क्षेत्रफल पारित किया था उसमें कोई कमी न की जाए। इसके अलावा मांड और हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को भी संरक्षित करने और लोगों को विस्थापन से बचाने के लिए धारा 36A के तहत रिजर्व घोषित किया जाए। मंत्री टीएस सिंहदेव ने 30 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा था। सिंहदेव ने कहा है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए कभी कहा ही नहीं। उन्होंने जंगलों को नो गो एरिया घोषित करने का सुझाव दिया था। इधर छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी वन विभाग और सरकार पर वन संपदा को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों का लगातार विरोध किया है। लगातार बढ़ते विवाद के बाद भूपेश सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है, वह भी इस मामले को लेकर गंभीर है। सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा है कि पहले हाथी सरगुजा तक सीमित थे, लेकिन अब हाथियों का विचरण क्षेत्र बड़ा है। लिहाजा लेमरू प्रोजेक्ट के विषय पर समग्र विचार के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इधर विपक्ष इस मामले में सरकार को घेरने के साथ ही उस पर तंज कस रहा है। सारे लोगों के मत आ रहे हैं, इसको मतभेद जैसा आप मत दीजिए। अपना अपना मत व्यक्त करते हैं तो आप कहा से पूरे छत्तीसगढ़ को अभयारण्य घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए समग्र विचार की जरूरत है। तो लेमरू प्रोजेक्ट को कम किया जाना मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में नहीं है। जितना उसमें है उसको पूरा रखना चाहिए और उसको कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकाएक जो पत्र आया वो समझ से परे है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई न कोई और बात है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से ही छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं और बातें कही गई, लेकिन जब लेमरू प्रोजेक्ट सामने आया तो उसके बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अब इंतजार करना होगा कि गजराज को कितने गज जमीन छत्तीसगढ़ में मिल पाती है, ताकि गजराज भी शांत रहे और मानव और गजराज के बीच का द्वंद्व समाप्त हो सके। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ में गजरात पर जो गदर है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी है। भंसाली जी आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी, अमित जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार
तिवारी जी भी। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले चूंकि सत्ता पक्ष से हम बात कर लेते हैं, नितिन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से जो लेमरू प्रोजेक्ट है, जो उसका तकरीबन 80% जो दायरा है वो घटा दिया गया है, क्या वजह है? कांग्रेस की जो विधायक है, जिसमें खुद कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो है आपके छत्तीसगढ़ के टी.एस. सिंहदेव जी भी हैं, उन्होंने भी इस मामले में जो है पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को। अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, आपने ही अगर विधायक नाराज चल रहे हैं, तो इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं और विपक्ष इस मामले में कूद रहा है, इस मामले को और तूल लेने की कोशिश कर रहा है? क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर, नितिन जी? मुझे सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्षेत्र कम किया गया या किया जा चुका, ऐसी कोई बात तो अभी आई नहीं है। नोटिफिकेशन ही कोई तरीके का जारी नहीं हुआ है। जो विधायकों के, देखिए कांग्रेस में कोई भी निर्णय होता है लोकतांत्रिक तरीके से होता है। स्थानीय विधायकों से, स्थानीय जनता से, स्थानीय आदिवासियों से, सभी से बात करके उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद जो मत होगी, जो सुझाव दे रहे हैं, उसको मतभेद के रूप में कुछ लोग जो है वो प्रचारित कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो कुछ किया नहीं। इन 15 वर्षों में जल, जंगल और जमीन का प्रचुर मात्रा में इन्होंने दोहन किया। अवैध कटाई के मामले किसी से छुपे नहीं है। जब जंगलों का विनाश इस 15 सालों में हुआ, तो हाथियों को जंगल में रहने की जगह न मिलने की वजह से उनको वहां पर, देखिए हाथियों की फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वहां पर विचरण के लिए उनको स्थान न मिलने की वजह से, चारा पानी की व्यवस्था न होने की वजह से वो आबादी वाले क्षेत्रों में घुसे। तो ये समस्या ही इनकी दी हुई है। हम तो इसकी समस्या के समाधान की ओर काम कर रहे हैं, और समाधान की ओर काम कर रहे हैं तो हम मोदी जी के जैसा काम नहीं करते। हम सारे लोगों को, सारे दलों को, स्थानीय जनता को, सभी को विश्वास में लेकर काम करेंगे, और जो कुछ होगा सर्वसम्मति से, लोकतांत्रिक तरीके से और जनता के हित में होगा। जी नितिन जी, आपने एक बात कही कि आप सब लोगों को साथ में विश्वास में लेकर के, विपक्ष को भी आप विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन विश्वास में कहीं ना कहीं नहीं लिया। अगर लिया होता, खासतौर से आप ही के विधायक आप कह रहे हैं कि जिस तरह से इस तरह का कोई बात नहीं है, 450 और 1995 जो भी है मामला, इस तरह का कुछ है नहीं, अभी जो है इस तरह का कोई आदेश ही, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर जारी नहीं हुआ है तो फिर विधायकों ने किस संबंध में पत्र लिख दिया? ये पत्र की बात कहां से आ गई? और एक विधायक नहीं, कई विधायक है। मैं आपको नाम बता दूं, कहो तो आप। कुछ लोगों ने जी हाँ मुझे पता है। आप ये लगातार न्यूज चैनल्स में भी मैं देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने ऐसी भ्रामक जानकारियां फैलाई होंगी जिस वजह से विधायकों को ये बताया जा रहा है, इनको मतलब ये पत्र लिखकर सीएम साहब को ये कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्र कम न किया जाए। तो अभी तो कोई चीज फाइनलाइज हुई नहीं है, कोई चीजें तय नहीं हुई है, और इस पे इतनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे। ठीक है नितिन जी, पूछ लेते हैं। अमित जी, कुछ है ही नहीं, आप तो बेवजह जो है बस मामले में आप तो बस चिंगारी लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ कोई मुद्दा शायद नहीं है, ऐसा जो है कांग्रेस का कहना है। बस बिना वजह के आप मामले को तूल दे रहे हैं। अभी तो कुछ इस मामले में फाइनल हुआ ही नहीं है। आकार को लेकर के, आकार पे आप ऐसे ही आर पार की कोशिश में लग गए हैं। अमित जी, क्या कहेंगे आप? मेरा आपसे एक विनम्र प्रश्न है कि क्या आपने ये टीवी डिबेट भाजपा के कहने पे रखा? नहीं रखा है। देखिए जो मामले उठते हैं अमित जी, जो मामले उठते हैं उसी पे हम डिबेट करते हैं। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मामला उठता है, मीडिया का काम है उस मामले को दिखाना। इसमें भाजपा ने आपको नहीं कहा, तो ये विषय भाजपा बढ़ा रही है, ये तर्क मैं खारिज करता हूँ और ये प्रमाणित भी हुआ। नितिन जी नोट कर लीजिएगा, नितिन जी नोट करते रहिएगा अमित जी जो कह रहे हैं, उसके बाद फिर आप ही के पास जवाब लूंगा। नितिन जी नोट करते रहिएगा। अमित जी कहिए। नितिन भंसाली जी प्रवक्ता हैं पार्टी के और रविंद्र चौबे जी सरकार के प्रवक्ता हैं। दोनों प्रवक्ताओं ने बड़ी गंभीर बातें कर दी हैं। पहले नितिन जी की बात पे आता हूं। वो कहते हैं कि विधायकों को भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं। तो क्या इनके विधायक कांग्रेस पार्टी के इतने नादान हैं, इतनी समझ नहीं है कि वो किसी के बहकाने से बहक जाएंगे और अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखेंगे? ये कौन सा तर्क है? मतलब आप कुछ भी बोलेंगे और आपकी बात को अगर हम काटेंगे तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हो। तो चाहे पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे सरकार के प्रवक्ता हो, बड़ी गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है, विषय संवेदनशील है। अब मैं सरकार के प्रवक्ता की बात पे आता हूं। माननीय रविंद्र चौबे जी ने ये कहा है कि 5 के 5 संभागों में हाथी विचरण कर रहे हैं, तो क्या पूरे प्रदेश को बना दे क्या? तो उन्होंने तो खुद अपनी सफलता को स्वीकार कर लिया। पहले तो 5 संभागों में हाथी विचरण नहीं करते थे, अब कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपका कंट्रोल नहीं है।
दूसरा, उन्होंने एक गंभीर कटाक्ष अपने विधायक और अपने मंत्रियों पे किया है, सरकार के प्रवक्ता होने के बावजूद, कि हाथी विधायक का क्षेत्र देखकर नहीं घुसता है। हाथी ये नहीं जानता है कि कौन विधायक है, कौन नहीं है। ये आप अपनी पार्टी के लोगों पे, जिन लोगों ने आपको चिट्ठी लिखी है, उस पे आप तंज कस रहे हैं। आप अपनी पार्टी के लोगों से ही लड़ रहे हैं और आप हमको कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। अरे नितिन जी उनको बात कहने दीजिए, आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी बात में उनकी आपत्ति है तो आप कहिएगा, लेकिन पहले अमित जी को बोलने दीजिए, उनकी बात सामने आ जाए, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। अमित जी। तो सर सरकार के प्रवक्ता के लेके पार्टी के प्रवक्ता खुद भ्रमित कर रहे हैं, और ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी में ही बहुत ज्यादा है। अब इनसे पूछा जाता है आज का विषय, फिर ये चले जाएंगे 15 साल पहले, फिर ये चले जाएंगे केंद्र सरकार में। हर डिबेट में ये नहीं चलता है। कभी कभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को विषय पे बात करनी चाहिए। अब जरा मैंने जो प्रश्न रखे उसका उत्तर दे दें। ठीक है नितिन जी, जो उन्होंने प्रश्न किया है उसका उत्तर दे दीजिए। नितिन जी एक प्रश्न हमारा भी सुन लीजिए, उनके जवाब दे दीजिएगा। नितिन जी उनके भी जवाब दे दीजिएगा। हमारा भी एक सवाल है, जिस तरह से ये भी बात आपकी ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से बात सामने आई है कि जो उसका जो एलिफेंट रिजर्व है, उसका क्षेत्र है, वो कम किया जा रहा है, उसमें राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो केंद्र की वजह से है। केंद्र की वजह से जो है उसका आकार कम हो रहा है, जो भी हो रहा है। क्या इसमें कितनी सच्चाई, और बाकी जो अमित जी ने कहा है उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, वर्ष 2006-07 में 350 या 400 वर्ग किलोमीटर में ये प्रोजेक्ट बनाना था, जिसको कि केंद्र सरकार ने अपनी सूची में भी जारी किया था। तब भारतीय जनता पार्टी क्या सोई थी? अब मैं इनको बोलूंगा कि आप लोगों के शासन पे ये बोलेंगे हमने 15 साल क्या किया, उसकी बात ना करो। आपने क्या किया? अभी ये बोल रहे थे 5 संभागों तक के हाथी पहुंच गए, तो क्या 2.5 साल में पूरे जंगल कटकर हाथी पहुंच गए? सारे जंगलों में अवैध कटाई के मामले, यदि आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो इस प्रदेश में अंधाधुंध अवैध कटाइयां हुई, जल जंगल और जमीन का दोहन हुआ, अंधाधुंध माइनिंग लीज बांटी गई, अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया। जो मैंने शुरू में ही कहा कि हाथियों को जब उनके चारे पानी की, उनको विचरण करने की जब उस जंगलों में जगह नहीं मिली, तो आबादी वाले क्षेत्रों में घुस रहे हैं। और ये इन्हीं की देन है। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार कहूंगा कि इन्हीं की देन है। इन्हीं के शासन काल में ये सब हुआ। हम इस स्थितियों को सुधारने की ओर काम कर रहे हैं। लोगों को, लेकिन बंसाली जी लोगों के विचारों को सुनने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे। बंसाली, लेकिन स्थिति अभी भी सुधरी कहाँ है? हाथी वगैरह को तो हम देख रहे हैं आए दिन कहर बरपाते हैं, ग्रामीण बहुत परेशान रहते हैं, जान माल का नुकसान होता है, उनको काफी संपत्ति का भी नुकसान होता है। ग्रामीण बहुत इस बात को लेकर के जो है आवेदन निवेदन करते रहे, लेकिन अभी तक जो है अंकुश नहीं लग पाया है हाथियों के कहर पर। इस दिशा में ग्रामीणों को कोई राहत दिलाने के लिए भी सरकार ने इन 2.5 सालों में अगर कोई कदम उठाए हो पड़े तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। 2019 में जी ये कैबिनेट की मीटिंग में प्रेजेंटेशन भी हुआ था इस प्रोजेक्ट का। 1995 वर्ग किलोमीटर में इस प्रोजेक्ट को लाना है, इस विषय पे चर्चा भी हुई थी। नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ था, क्योंकि सारी चीजों को देखना था, लोगों से भी राय लेनी थी, सारी चीजों को समझने की आवश्यकता थी यहाँ पर। लेकिन कोविड काल, जैसा कि आप समझ रहे हैं, काफी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो इस समय में नहीं हो पाया। 1.5 से पौने 2 साल हो गए। आप देखिए, हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और इन समस्याओं से जूझने के बाद हम निदान पे भी आ चुके हैं। तो आज हम लेमरू प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, और अभी तक के कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। पर मैं ये वादा करता हूँ, एक पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से जिम्मेदारी पूर्वक ये कहता हूँ, इस सारे लोगों को विश्वास में लेकर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय जनता के हित में, उस क्षेत्र के आदिवासियों के हित में लिया जाएगा। नितिन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई आकार कम करने जैसी कोई बात नहीं, आ रहा हूं अमित जी आपके पास आ रहा हूं, कोई आकार कम करने जैसी कोई बात नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी क्या कुछ फाइनल है? जिस तरह से 1995 वर्ग किलोमीटर था, क्या वही आकार रहने वाला है उस लेमरू प्रोजेक्ट क्षेत्र का? ये सारी चीजें, ये सारे मत जो आए हैं, सारे सुझाव जो आए हैं, इन सारे सुझावों पर कैबिनेट में चर्चा होगी, और कैबिनेट में जो भी चीज फाइनलाइज होगी वो आपके सामने होगी, बहुत जल्द होगी। फिर भी कोई ऊपरी तौर पे कोई जानकारी तो होगी ना आप दर्शकों को दे कि कितना वर्ग किलोमीटर का है दायरा जो फाइनल हुआ है, निश्चित हुआ है कि हाँ उसी के मुताबिक होगा, या 450 किलोमीटर की जो बात आ रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस विधायकों ने भी जो है नाराजगी जताई है, पत्र लिखा है।
मैंने कहा लोकतांत्रिक तरीके से सारे लोगों के, सारे विधायकों के, आम जनता के सुझावों को, जनप्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। पहली कैबिनेट में 1995 वर्ग किलोमीटर की बात थी, इसमें कैबिनेट में निर्णय होगा और आप ही के चैनल में सारी चीजें आएंगी, मीडिया में भी आएंगी और सारे लोगों के सामने जो भी होगी वो चीजें आएंगी और सब कुछ जो कुछ भी होगा वो जनता के हित में होगा, स्थानीय लोगों के हित में होगा। मतलब आपका कहने का मतलब तब तक विपक्ष कुछ ना बोले। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं और उनकी वजह से क्या हुआ ये मैंने बता दिया है। पूछ लेते हैं, बोलूंगा, ठीक है, भंसाली जी पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि मैं 15 सालों पे क्यों जाऊं। अमित जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ना कुछ जवाब है उनके पास, कुछ ऐसा जवाब है, मुस्कुरा रहे हैं वो। अमित जी क्या कहेंगे आप? आपने 15 सालों में कुछ नहीं किया, उनका ऐसा कहना है। अब जो कुछ हो रहा है उसमें भी आपको आपत्ति है, दिक्कत है, परेशानी है। दो मेरे फिर से प्रश्न है, विनम्र प्रश्न है। मैं कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को सुनता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अवैध कटाई की, भ्रष्टाचार किया, कमीशन दिया, क्या क्या नहीं बोलते हैं और ये खुद स्वीकार करते हैं कि हम 1000 बार और बोलेंगे क्योंकि इनका जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा ही वही हुआ है। तो 2.5 साल आपको हो गए साहब, आपने आते ही 25-50 एसआईटियां बना दी थी, आपने कहा था 3 महीने में हम आपको बता देंगे, क्या हुआ? कौन सी एसआईटी ने आपको बताया? क्या आपने प्रमाणित किया? किस कोर्ट में मामला लंबित है? किस कोर्ट में रजिस्टर्ड है? एक सिंगल केस रजिस्टर नहीं कर पाए हैं और आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके आप आज भी झूठ और भरेत का खेल कर रहे हैं कि भाजपा ने ये किया। अगर हमने किया तो 2.5 साल में आपने क्या किया सर? कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठे। एक नंबर बात। दूसरी बात, नितिन जी को बहुत समय मिला था, अब नितिन जी जरा हमें भी सुन ले, अब हमारा भी सुन लें जरा। दूसरा, नितिन जी ये कहते हैं कि हम विपक्ष को साथ में लेके चलते हैं। अरे भैया, विपक्ष को तो भूल जाओ, आप तो अपने खुद के मंत्रियों को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आपके खुद कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो इससे सहमत हुई नहीं, चाहे उनका हॉस्पिटल के अनुदान का विषय है, चाहे लेमरू प्रोजेक्ट की बात है। आपके विधायक कहते हैं कि हम इसके अगेंस्ट हैं। पहले आप अपनी सरकार का जो हिस्सा है उनको साथ में ले लीजिए, विपक्ष की तो आप बात भूल ही जाओ। आप तो तानाशाही की सरकार चला रहे हो सर। तो ये 2 बातों का कोई जवाब हो तो बताइएगा। अच्छा अमित जी, आपकी ओर से, बीजेपी की ओर से, विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया है कि जिस तरह से भंसाली जी आपके पास आ रहे हैं, भंसाली जी एक और हम जी भंसाली जी आपके पास आ रहे हैं। अमित जी, आपकी ओर से, बीजेपी की ओर से ये भी कहा गया है कि जिस तरह से जो आकार कमोन की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि सरकार की जो है उद्योगपतियों से साठगांठ है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। ये किस आधार पे आपकी ओर से कहा गया है? देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में नजूल की जमीन हो या सरकारी जमीन हो, उस पे बहुत बड़ी बंदर बाट की शिकायतें आ रही हैं और जो एप्लीकेशन वाला सरकारी प्रोसेस है उसमें भी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अप्लाई नहीं कर रहे, रसूखदार कर रहे हैं। इसको लेकर के हम शिकायत भी कर चुके हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी के कुछ ट्वीट पढ़ रहा हूं आपके सामने, जो जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने किए थे। वो कहते हैं, हाथियों का आतंक प्रदेश को बचाने के लिए केंद्र की यूपीए सरकार ने रमन सरकार को एलिफेंट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन रमन सरकार ने उसको उद्योगपतियों को बेच दिया। अरे आपने जो आरोप लगाया था विपक्ष में होने के नाते, वो तो अब आप पे लागू हो गया सर। ये हमारे पास पुराने ट्वीट आपके बिल्कुल पड़े हुए हैं। आपने जो बोला है आज आप ही पे लागू हो रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जवाब लेंगे, अमित जी जवाब लेंगे, नितिन जी जवाब दीजिएगा। उसके पहले रावतार जी के पास चले जाते हैं। रावतार जी, आपको क्या लग रहा है, ये किस तरह से ये मुद्दा क्यों सियासत इसमें गरमाई हुई है? 15 साल का हिसाब भी ले लीजिए। ठीक है, वो लेंगे नितिन जी ले रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रावतार जी भी हैं, वो बताएंगे कि वाकई में असल बात क्या है, क्यों इस पे मामले में सियासत गरमाई हुई है। रावतार जी, देखिए, वहाँ पर हाथी की समस्या तो है। हाथी से जनजीवन जो प्रभावित हो रहे हैं, लंबे समय से हो रहे हैं जी, तो पिछली सरकारों में ध्यान नहीं दिया गया। अब इस सरकार ध्यान देने के प्रयास कर रही है जी। तो पहले कैबिनेट में ज्यादा का प्रस्ताव आया, अब उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग नेता, उनके कांग्रेस के खुद नेता जो है वो विरोध कर रहे हैं जी। अब ये माना जा रहा है इस विरोध के पीछे भी कहानी है जी। विरोध के पीछे बड़ी कहानी है। एक बड़े उद्योगपति को उस इलाके में
बड़ा खदान मिला है, उनका एरिया कम मत हो, उनको परेशानी ना हो, इसलिए एक बड़ा खेल, पर्दे के पीछे की खेल ज्यादा चल रहे हैं। उस खेल में कुछ राजनीतिक दल के लोग अपने तरीके से अपने स्वार्थ से खेल रहे हैं या जनता के हित की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस समय उन गरीब आदिवासियों की, जंगल में रहने वाले लोगों की हित ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उस दिशा में ही काम करना चाहिए सरकार को। इस पर्दे के पीछे के जो खिलाड़ी हैं, जिनका स्वार्थ है, उस स्वार्थ की राजनीति में ज्यादा नहीं पड़ते हुए काम करना चाहिए, ऐसा लगता है। और तीसरी बात, इस सरकार ने अभी एक प्रस्ताव लाया है, प्रस्ताव के में ही बहस हो रही है, इसी में विवाद हो रहा है और इसी में बात सामने आ रही है। अभी ये एक बड़ा मामला है कि लंबे समय के बाद ही वो फायदा, कोई जल्दबाजी में काम नहीं हो सकता और बड़ा प्रोजेक्ट है और एक छत्तीसगढ़ के लिए, जो लोगों के लिए, उस इलाके के लिए फायदेमंद है। अब इसके लिए वन विभाग को क्या कार्य योजना तैयार करना है, ये तैयार करके राज्य सरकार की क्या मनता है, वहां पर के जो उस क्षेत्र के विधायक है वो ज्यादातर कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के विधायकों का रुख क्या है, जनप्रतिनिधियों का रुख किस तरह से है और अधिक करने या ज्यादा करने से उस क्षेत्र को किस तरह के फायदा होंगे, किस तरह के नुकसान होंगे, इसको समझा कर ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, तो अब तो फायदा होगा। अन्यथा ये विवाद में ये प्रोजेक्ट वर्षों से अटका हुआ है और अटक सकता है। तो इस चीजों के लिए ज्यादातर जो मांगे उठा रहे हैं इस तरह की बात, वो कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी या अंदरूनी कला के कारण इस मामला इन दिनों ज्यादा उभर कर आया है। रामता जी, आप चूंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति से काफी करीब से जुड़े हुए हैं, वहाँ के क्षेत्रों को बहुत अच्छे से जानते हैं, नेताओं से आपका बहुत अच्छा परिचय है, उनसे मुलाकात वगैरह होती रहती है। जिस तरह से ये बात आ रहा है कि इस जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व का जो आकार है कम करने को लेकर के, जो कांग्रेस के कई नेता हैं, जो विधायक है खास तौर से, उनमें नाराजगी सरकार को लेकर के बढ़ रही है, तो इस बात में क्या कोई सच्चाई है या जिस तरह से नितिन जी कह रहे हैं नहीं, ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है, बस इस तरह से हवाई बातें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ जो बैठक होगी उसमें सब पूरा मामला होगा, जो भी फैसला होगा वो सामने आएगा? देखिए, इसमें अभी तक ज्यादा नाराजगी नहीं दिखी है कुछ लोगों की नाराजगी है कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ जो उस इलाके के नेता जो निर्वाचित नेता है वो। अब इसमें एक और बात है कि इसमें उनका स्वार्थ कितना है, आम जनता का इसमें कितना फायदा है और विपक्ष को एक बैठे उठाए एक मुद्दा मिल रहा है भाई, तो इस तरह से चीजों को बारीकी से समझना होगा कि एक बड़ा उद्योग पति का उस क्षेत्र में रुचि है। अब विरोध की राजनीति के लिए कुछ कर रहे हैं या जनता के हित में अपना हित की बात कर रहे हैं या एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ये चीजों को समझना पड़ेगा और इस चीजों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो स्थानीय लोगों को पहले विश्वास में लेकर ही काम करने की जरूरत है, उसी दिशा में प्रोजेक्ट चलना भी चाहिए। मेरे ख्याल से ये मामला अभी चालू हुआ था, पहले ठंडे बस्ते में चला गया था, सारे लोग संतुष्ट हो गए, कोरोना काल भी था, इसलिए भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया, नाराजगी की बात उभर रही है, ये समझ से परे है। जी नितिन जी, रावतार जी ने ठीक है, उन्होंने ये तो कहा है कि बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ विधायक या नेता है जो वहां निर्वाचित हुए हैं और जनता के बीच पहुंचते हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। तो मतलब ठीक है, वो तो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन वो अगर नाराजगी की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है अंदर, कुछ ना कुछ तो है अंदर की कहानी, कुछ और है। नितिन जी, कोई कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जा रही है, कोई कहानी नहीं है। सुझाव और मत को मतभेद के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी कहा, सारे लोगों के सुझावों को ध्यान में रखकर वहाँ के आदिवासियों को, वहाँ बीजेपी से आपने विपक्ष से कोई सुझाव लिया था, विपक्ष से इस संबंध में बैठ करके बातचीत की थी आपने, विपक्ष के साथ इस मामले में कोई मीटिंग की आपने? सुझाव दे, स्वागत है। अरे सुझाव दे, ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं, इनको सुझाव देने की बात करें तो सिर्फ आरोप लगाते हैं।
सकारात्मक सुझाव दें, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल उस विषय में भी चर्चा करेंगे। सुझाव देना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए। अभी बोल रहे थे मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो कुछ पुराने ट्वीट को निकाल कर और ये सब, तो मैं भी इनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि 7 साल का ऑडिट, ये तो खुद चार्टर्ड अकाउंट है, 7 साल का जो मोदी सरकार का जो वचन थे उस बारे में भी थोड़ी जानकारी। मोदी सरकार का अलग है, मोदी सरकार का मामला अलग है नितिन जी, मोदी सरकार का मामला अलग है। मोदी सरकार की चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, आप प्रदेश की बात कीजिए, प्रदेश की बात कीजिए। किसानों को 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, क्या नहीं बोला था, अति जुमलाबाजी की। इन्होंने कहा कमीशन की, और उसकी बात इनके कई वादे आपने भी किए, अभी भी अधूरे हैं बड़े बड़े वादे। पार्टी की कार्य समिति की बैठक में कहा था कि कमीशन लेना 1 साल बंद कर दो। हमने 36 में से 24 वादे पूरे कर दिए और 2.5 साल बचे हैं। हमने संकल्प लिया है, हम जनता का हमारे तो विश्वास, ये आंकड़ों में अलग है। बीजेपी ये कहती है 24 बातें पूरे नहीं हुए हैं, हम लिखने पे आते हैं तो 24 बातें 5 से 7 बातों से आगे आप नहीं बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये बात कहा है, बातों की लिस्ट बनाकर 24 वादे बता दीजिए, वादे बता दें बंसाली जी, वो बहुत सारे हैं। मैं अभी बोलिए। नहीं, एक सेकंड, अरे बोलिए, छोड़ो, आप 24 वादे बताओ। आपकी डिबेट व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ ना, 24 वादे व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। देश की जनता सुन रही है आपको, व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। देश की जनता आपको सुन रही है नितिन जी। अमित जी चूंकि समय की कमी है, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप हमको भी उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम भी गिन लेंगे एक बार। किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया, और 24 वादे जो पूरे हुए हैं, दो वादे बताए हो, वो भी आधा अधूरा किया है आपने। ठीक है, 2 ही बताए। ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं, समय बहुत कम है। अमित जी आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। अमित जी आपको इस मुद्दे से जुड़ी कुछ बड़ी बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं। जो उन्होंने सवाल उठाया, प्रश्न उठाया, अगर आप उनका जवाब देना चाहते हैं नितिन जी की सवालों का, तो आप दे सकते हैं, आपके पास 30 सेकंड है। अमित जी बहुत समय स्थानीय लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, प्रदेश के हित को और विकास को देखते हुए निर्णय होना चाहिए। किसी उद्योगपति को खुश करने के लिए निर्णय नहीं होना चाहिए। सरकार का जो संकल्प है वो जनता के प्रति है, उद्योगपति के प्रति नहीं है। इसलिए जो बातें आ रही है उद्योगपति वाली, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से उद्योगपति इंटरेस्टेड हैं, किसको जमीन देने की सोच रहे हैं, और उनके खुद के जो विधायक और मंत्री इसके खिलाफ हैं, उनकी भी बातें सार्वजनिक करके जनहित में और प्रदेश के हित में निर्णय ले। नितिन जी आपके पास भी 30 सेकंड है, आप अपनी बात रख सकते हैं। नितिन जी, मैंने शुरू में जो कहा था वो अभी भी कहूंगा कि सारे सुझावों को, सारे मतों को ध्यान में रखकर, वहां के स्थानीय आदिवासियों की बातों को सुनकर, सारे लोगों के विचारों को जानकर सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक तरीके से जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा। ये हम वचनबद्ध है इसके। जी रावतार जी, जिस तरह से लेमरू पर जो सियासत की लकीर खिंच गई है, आपको क्या लगता है ये और कितनी लंबी जाएगी? बहुत लंबी जाएगी या सरकार इसका समाधान निकाल लेगी कुछ ना कुछ? देखिए, जहाँ गुड़ है वहाँ मक्खी भिनभिनाने की संभावना रहे जी। उससे अलग हटकर ये सोचा जाना चाहिए वहाँ के स्थानीय लोगों के हित में क्या हो सकता है और प्रदेश में हित में क्या हो सकता है जी। इस दृष्टिकोण से वहाँ पर फैसला लें तो लोग अपनी राजनीति तो करेंगे, अपने स्वार्थ के तहत बोलेंगे और आंदोलन करेंगे, परंतु अंतर्गत उस क्षेत्र के लोगों की मांग क्या है, प्रदेश के हित में क्या फायदेमंद है और एक बड़े लंबे समय से समस्या है, उस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, इसके लिए अगर कार्य योजना बनाए और सबके सामने, जनता के सामने प्रस्तुत करें और उस दिशा में सरकार चले तो ये विवाद की स्थितियां नहीं आएगी। अभी तो ये प्रारंभिक रूप में है, कोई फाइनल हुआ नहीं है, अभी तो ये बहसों में, जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक तो कुछ फाइनल नहीं है। अब इसमें सरकार का फैसला क्या आता है, किस तरह से भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये अगर बनाया गया तो ये विवाद नहीं आएगा। जी
चलिए ठीक है, तमाम हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सारी बातें करने के लिए रामताव जी आपका बहुत धन्यवाद। अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद और नितिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लेमरू एलिफेंट रिजर्व के आकार को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, जो सियासी जो बोल है, जुबानी जंग है वो तेज हो रही है, वो कहीं ना कहीं काफी गंभीर तो नहीं है फिलहाल ऊपरी तौर पर, लेकिन जिस तरह से मामला उठाया है, जरूरी है कि सरकार इसको शुरुआत में ही खत्म कर दे। जो शुरुआत में नाराजगी जैसी बात आ रही, जैसे कि रामताव जी ने भी कहा कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी है, अगर कहीं ना कहीं सरकार इसको दूर कर लेती है और जो भी चीज है वो स्पष्ट तौर पर जनता के सामने रखती है, तो निश्चित ही जो विवाद है, जो समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा।